वेलकम फ्रेंड्स। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था या इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के गांधीवादी युग के बारे में चर्चा स्टार्ट करेंगे। पूर्व में हमने देखा कि उग्रवादी उदारवादी आंदोलन के बारे में हमने पढ़ा, चर्चा की, और राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस प्रकार से हुई, उसके उद्देश्य क्या थे, सेफ्टी वॉल्व की अवधारणा क्या थी, लॉर्ड कर्जन की दमनकारी नीतियाँ कौन कौन सी थी जिसके फलस्वरूप बंगाल विभाजन हुआ। फिर किस प्रकार से उग्रवादी और उदारवादियों के मध्य विवाद के चलते सूरत विघटन हुआ। फिर लखनऊ समझौते की हमने चर्चा की कि किस प्रकार से मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक मंच पर आए, किन किन मांगों को कांग्रेस ने माना और किन किन मांगों को मुस्लिम लीग ने कांग्रेस की को माना। फिर हमने देखा देश में एक ऐसा दौर चला, तब रॉलेट एक्ट आया। रॉलेट एक्ट के तहत पूरे भारत में स्थिति ये हो गई कि किसी भी व्यक्ति को केवल संदेह के आधार पर बंदी बनाया जाने लगा। देश में अराजकता की स्थिति थी और पंजाब के दो प्रसिद्ध नेता सतपाल किचलू और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में तब जलियांवाला बाग में, अमृतसर जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे 13 अप्रैल 1919 को। तो जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर गोली चलाकर देश के माहौल को और भी संगीन बना दिया। इसी कड़ी में हम देखेंगे कि जब महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में या भारतीय राज्य व्यवस्था में राष्ट्रीय आंदोलन में प्रवेश हुआ, तो उस दौरान की तत्कालीन परिस्थितियां इस प्रकार की थी कि देश पूरी तरह डामाडोल स्थिति में था, लोगों में असंतोष था अंग्रेजी शासन के प्रति। और इसी के चलते जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 में ख़त्म हुआ तो अंग्रेज़ों ने मुसलमानों के साथ किया वादा भी तोड़ दिया, निभाया नहीं, और टर्की के खलीफा पद को पूर्ण प्रतिबंधित कर दिया और टर्की पर काफ़ी सारे प्रतिबंध लगा दिए, जिसके तहत मुसलमानों ने भारत में खलीफा पद की पुनर्स्थापना के लिए क्या चलाया, खलीफा की पुनर्स्थापना के लिए, खलीफा पद की स्थापना के लिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन चलाया। यह आंदोलन था जिसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जंग छेड़ी। अब महात्मा गांधी के युग को हम देखते हैं तो अब ये पार्ट इस प्रकार से हम पढ़ेंगे। हमने पढ़ा कि किस प्रकार उग्रवादी दौर रहा, किस प्रकार उदारवादी दौर रहा। जैसे उदारवादी दौर को हम 1885 से लेकर 1905 तक का दौर मान सकते हैं, और उस 1905 से लेकर गांधी पूर्व यानी 1919 तक के दौर को हम उग्रवादी दौर मान सकते हैं, और 1920 से लेकर 1947 तक हम गांधी युग को पढ़ेंगे। तो हमारी एग्ज़ाम में गांधी जी से बहुत सारे सवाल बनते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देखेंगे कि गांधी जी ने ऐसे कौन कौन से कार्य किए जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में मील का पत्थर बनकर सामने आए या मील का पत्थर साबित हुए। तो उसी कड़ी में पहला जो आंदोलन महात्मा गांधी ने आरंभ किया उसे हम असहयोग आंदोलन के रूप में जानते हैं। और असहयोग आंदोलन, इसके चूँकि नाम से स्पष्ट हो रहा है या जाहिर हो रहा है कि असहयोग मतलब किसी भी प्रकार का अंग्रेज़ों के साथ सहयोग नहीं करना है। आपको थोड़ा सा मालूम होना चाहिए, इससे पूर्व गांधी जी अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में और अंग्रेजी शासन को बनाए रखने के पक्षधर थे। लेकिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जैसे रॉलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन, जिसके बाद गांधी जी अंग्रेज़ों के विरुद्ध हो गए और उन्होंने एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने का निर्णय लिया। और वो आंदोलन था हमारा असहयोग आंदोलन, पहला, जो 1920 में हुआ। ये आपके एग्ज़ाम्स में 20 शब्दों में, 50 शब्दों में, 200 शब्दों में, किसी भी रूप में आ सकता है। तो इसको आप उसी नज़रिए से, उसी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि असहयोग आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या थी, यानी उस समय लोगों का मानस क्या था, लोगों के दिल में क्या चल रहा था, जनमानस क्या सोच रहा था अंग्रेजी शासन के प्रति। तो पहला है, जनता में घोर निराशा और असंतोष था। बिल्कुल फैक्ट बात है कि उस ड्यूरेशन में, उस समय की परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि लोगों में बिल्कुल घोर निराशा थी कि अब हमारा कुछ भी नहीं हो सकता और हमें केवल गुलामी की जंजीरों में ही जकड़े रहना है और अंग्रेज़ केवल हमारा शोषण करने के लिए ही शासन
कर रहे हैं। दूसरा था रॉलेट एक्ट, भी असहयोग आंदोलन को आने में बड़ी भूमिका लेकर आया था, जो मैंने आपको बताया था 1919 का रॉलेट एक्ट। फिर 13 अप्रैल 1919 का जलियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन। मैंने चूँकि अपनी बात में आपको पहले ही बता दी थी कि ये जो दौर था असहयोग आंदोलन के लिए पूरी तरह परफेक्ट दौर था, कि ये जो आंदोलन गांधी जी लाए, ये इन 4 वजह से मेजर रूप से आपके सामने आया या गांधी जी लेकर आए। अब इसको और आगे थोड़ा सा देखते हैं हम। सितंबर 1920 में कलकत्ता में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में एवं दिसंबर 1920 के नागपुर अधिवेशन के दौरान, आप दोनों अधिवेशन को ध्यान रखेंगे, सितंबर 1920 कलकत्ता अधिवेशन और दिसंबर 1920 नागपुर अधिवेशन में गांधी जी के असहयोग आंदोलन चलाने के प्रस्ताव को भारी बहुमत से पारित किया गया। यानी नागपुर अधिवेशन और कलकत्ता अधिवेशन में इसको कांग्रेस द्वारा पूर्ण सहमति दे दी गई कि गांधी जी इस आंदोलन को आप चलाइए, हम आपके साथ हैं। और शांतिमय और अहिंसक तरीके से चलाने के लिए समस्त अधिकार गांधी जी को दे दिए गए। मतलब जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था सितंबर में और जो दिसंबर में नागपुर अधिवेशन हुआ था, उसमें कांग्रेस ने दोनों अधिवेशनों में बहुमत से, पूर्ण बहुमत से या भारी बहुमत से पारित कर दिया कि गांधी जी को यह आंदोलन चलाने के लिए पूरी छूट है। लेकिन आंदोलन चलना कैसे चाहिए? शांतिपूर्ण तरीके से और अहिंसक तरीके से। उन्हें किसी प्रकार की हिंसा की उन्होंने आज़ादी नहीं दी थी। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन के 2 पक्ष थे, एक तो रचनात्मक और एक बहिष्कार कार्यक्रम। इस चीज़ को आप विशेष ध्यान रखेंगे कि असहयोग आंदोलन केवल अंग्रेज़ों का सहयोग करना ही नहीं था, कि उनका सहयोग नहीं करना हमें, या फिर उनकी चीज़ें नहीं खरीदनी, या फिर हमें क्या, उसमें साथ में एक चीज़ क्या जोड़ दी थी? रचनात्मक कार्य। तो रचनात्मक कार्यों में हम देखेंगे कि क्या क्या आगे कार्य हुए। एक रचनात्मक कार्य में जैसे उन्होंने क्या क्या किया, मद निषेध किया, और उन सब चीज़ों को हम यहाँ समझेंगे। तो पहला पक्ष था रचनात्मक और दूसरा था बहिष्कार कार्यक्रम। बहिष्कार कार्यक्रम में पूर्व की भांति सरकारी सभाओं, संस्थाओं का, अदालतों का, विद्यालयों का और चुनावों का, परिषदों की कार्रवाई का और विदेशी वस्तुओं का, सभी का बहिष्कार इसके अंदर शामिल किया गया। और स्थानीय कार्यक्रमों में पंच निर्णय पीठों का गठन किया गया, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया, चरखा और खादी की लोकप्रियता और अस्पृश्यता अंत इत्यादि की बातें की गई। कुल मिलाकर इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति असहयोग करके उसे मांगे मानने पर मजबूर करना था। तो आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से आंदोलन को उन्होंने गठित किया था, रचित किया था, कैसे रचा था उन्होंने। एक रचनात्मक पक्ष रखा था और एक बहिष्कार का कार्यक्रम रखा था। तो बहिष्कार में सभी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं का, अदालतों का, विद्यालयों का, सेना भर्ती का, चुनावों का, सब चीज़ का उन्होंने बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार इसमें शामिल कर लिया था। और स्थानीय स्तर पर जो रचनात्मक काम किए वो क्या थे? जैसे पंच निर्णय पीठों का गठन, क्योंकि आपने अदालतों का बहिष्कार कर दिया तो अदालतों की जगह आपके निर्णय कहाँ होने लगे? पंच निर्णय के माध्यम से होने लगे। आपने विद्यालयों का बहिष्कार कर दिया तो राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना की गई, स्वदेशी को प्रोत्साहन दिया गया, चरखा और खादी की लोकप्रियता को बढ़ाया गया, और जो आपस में अछूत का भाव या छुआछूत का भाव चल रहा था तो उस अस्पृश्यता का भी अंत करने की इसमें बात कही गई। अब इससे आगे हम देखेंगे 17 नवंबर 1921 को जब प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन हुआ तो राष्ट्रव्यापी उनका विरोध हुआ। बम्बई में उन्हें काले झंडे दिखाए गए। इसी आंदोलन के ड्यूरेशन की बात मैं कर रहा हूँ अभी। 17 नवंबर 1921, ध्यान रखेंगे आप, जो इंग्लैंड के प्रिंस ऑफ वेल्स जब भारत आए तो उनका आगमन बम्बई में हुआ, और बम्बई में उनका राष्ट्रव्यापी स्वागत नहीं हुआ, राष्ट्रव्यापी हड़ताल हुई और राष्ट्रव्यापी उनका विरोध हुआ। लोगों ने काले झंडे उन्हें दिखाए। तो ये एक बड़ा उस समय की घटना थी जब किसी ऐसे देश में, गुलामी के देश में जब लोग जी रहे थे तो उस समय किसी का विरोध करना बड़ी बात थी। 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के चोराचारी नामक स्थान पर पुलिस और जनता में झड़प हो गई। पुलिस द्वारा लोगों के साथ क्या किया गया? ज़बरदस्ती उनके ऊपर डंडे बरसाए गए, गोलीबारी की गई। तो उसी को लेकर जनता में और पुलिस के मध्य क्या हो गई? झड़प हो गई। कहाँ हो गई? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के
चोराचारी नामक स्थान पर। और कब हो गई? 5 फरवरी 1922 को। और इससे क्या हुआ? जनता उग्र हो गई और उग्र होकर पुलिस थाने पर उन्होंने हमला कर दिया, थाने में आग लगा दी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। और इसी घटना से खिन्न होकर या दुखी होकर क्या किया महात्मा गांधी ने? 11 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। जिस समय, अब थोड़ी सी देखने की बात यहाँ ये है कि आपने किसी आंदोलन को खड़ा किया और आंदोलन चरम परिणति पर था, लोगों में एक विश्वास पैदा हो गया था कि हम इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो शायद हमें स्वाधीनता प्राप्त हो जाए, और उसमें इस प्रकार की छोटी घटनाएं होना लाजमी थी, क्योंकि पुलिस द्वारा बहुत ज़्यादा अत्याचार किया जा रहा था लोगों के ऊपर। और ऐसी ड्यूरेशन में एक छोटी सी घटना 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चोराचारी नामक स्थान पर घटती है। पुलिस और जनता के बीच में झड़प होती है, जनता द्वारा थाने में आग लगा दी जाती है और 22 पुलिसकर्मी मारे जाते हैं। और इस घटना से क्षुब्ध होकर क्या हुआ? महात्मा गांधी ने आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस ले लिया, और जो जनता द्वारा पूरी उमंग से जो कार्यक्रम किया जा रहा था, जो लोग वास्तव में इसको तहे दिल से पूर्ण अहिंसा के साथ ले रहे थे, उनके साथ उनके मनोबल को इस घटना ने गिरा दिया। तो हम फिर भी इसके बाद में देखेंगे कि क्या क्या सकारात्मक परिणाम निकले। आंदोलन के आकस्मिक स्थगन का अन्य नेताओं द्वारा तीव्र विरोध किया गया, और उसमें कौन कौन थे? मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ने जेल से ही लंबे पत्र लिखकर गांधी जी को किसी एक स्थान के पाप के कारण सारे देश को दंड देने के लिए आड़े हाथों ले लिया। बिल्कुल ठीक था, किसी एक व्यक्ति विशेष की एक स्थान विशेष की गलतियों की सजा पूरे देश को नहीं मिल सकती थी। गलती क्या हो गई थी महात्मा गांधी जी से? उन्होंने अन्य नेताओं के साथ इसके बारे में सलाह नहीं ली थी। गांधी जी को किसी एक स्थान के पाप का दोष सारे देश को नहीं देना चाहिए था। इस तरह की बातें मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय ने की। सुभाष चंद्र बोस ने सामान्य भावना को व्यक्त करते हुए कहा कि ठीक उस समय जब देश की जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था, उसे वापस लौटने का आदेश देना राष्ट्रीय दुर्भावना से कम नहीं था। बहुत बड़ी बात सुभाष बोस ने सामान्य रूप से कह दी थी कि जब जनता चरम पर थी, उनका उत्साह चरम पर था जनता का, तो उस समय उन्हें वापस लौटने के लिए कह देना किसी राष्ट्रीय दुर्भावना से कम नहीं था। अब इसकी हम थोड़ी दुर्बलताओं को देख लेते हैं। असहयोग आंदोलन की दुर्बलताएं क्या रही? असहयोग आंदोलन की सबसे बड़ी दुर्बलता एक ही रही कि राजनीति में धर्म का प्रवेश हो चुका था, क्योंकि खलीफा आंदोलन जो आपका खिलाफत आंदोलन हुआ था, उस समय हिंदू और मुस्लिम इस आंदोलन में साथ में आ गए थे, लेकिन राजनीति में धर्म के प्रवेश से हमेशा किसी न किसी प्रकार के दुष्परिणाम की आशंका बनी रहती है, और हुआ भी यही। इसका दूरगामी परिणाम यह हुआ, हिंदू मुस्लिम तनाव के रूप में आगे आए और हमें पाकिस्तान का जो प्रस्ताव मिलने लगा और पाकिस्तान के रूप में एक अलग देश खड़ा है, वो उसी की परिणति मान सकते हैं। अब असहयोग आंदोलन के महत्व पर भी हमें चर्चा करना आवश्यक है, क्योंकि केवल इसमें दुर्बलताएं या फिर इसमें कमियां ही नहीं थी, इसका आगामी समय के लिए बहुत सकारात्मक प्रभाव अंग्रेजी सरकार के ऊपर पड़ा, और उसको हम यहाँ देख लेते हैं। क्या था? राष्ट्रीय आंदोलन को एक जन आंदोलन का रूप प्रदान किया। इससे पूर्व जितने भी आंदोलन हुए थे, उन्होंने कभी भी इतने बड़े जन आंदोलन का रूप धारण नहीं किया था जितना असहयोग आंदोलन के समय लोगों ने उत्साह दिखाकर इसे एक जन आंदोलन बना दिया था। दूसरा है, आंदोलन द्वारा साधारण जनता को निर्भीकता प्रदान की गई कि उन्हें अहिंसक रूप से प्रतिकार करना था अंग्रेजी सरकार के हथकंडों का, अंग्रेजी सरकार के डंडों का, और उन्होंने सहर्ष हंसते हंसते अपने पीठों पर डंडे खाए। तो जनता में एक प्रकार की निर्भीकता उन्होंने पैदा कर दी थी असहयोग आंदोलन ने। तीसरा है, इस आंदोलन के दौरान जो एक विशेष चीज़ हुई थी वो था रचनात्मक कार्य को बढ़ावा देना। और रचनात्मक कार्य जैसे खादी, स्वदेशी का प्रयोग, राष्ट्रीय शिक्षण संस्थाओं की स्थापना, पंच निर्णयों को बढ़ावा देना, तो ये एक ऐसे कार्य थे जिससे एक देश को स्वावलंबी बनने में बहुत मदद मिल सकती थी। और लोगों ने आगामी समय में किया भी यही, जिससे अंग्रेज़ों को लगा कि भारतीय लोग अब उस स्थिति में नहीं है जैसा उन्होंने 1757 की प्लासी की लड़ाई या 1764 की बक्सर की लड़ाई के समय भारतीय जनता को पाया था।
लोग सचेत हो चुके हैं, उनमें राष्ट्रीय भावना का विस्तार हो चुका है और राष्ट्रीय चेतना उनमें जागृत हो चुकी है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा जनता का पूर्ण सहयोग करने के लिए प्रयत्नशील रही। इस हेतु उन्होंने 1919 के सुधारों को उदारतापूर्वक क्रियान्वित किया। यही एक आंदोलन था जिसके कारण 1919 का जो भारत शासन अधिनियम लागू हुआ था उसको थोड़ी उदारता के साथ अंग्रेज़ों ने लागू करना आरंभ कर दिया कि कहीं जनता पुनः इस प्रकार का आंदोलन खड़ा नहीं कर दे। आंदोलन के प्रारंभ द्वारा गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधि लौटाई थी। आंदोलन को आरंभ जब किया था असहयोग आंदोलन को गांधी जी ने, तो सबसे पहले अंग्रेज़ों द्वारा उन्हें जो केसरी हिंद की उपाधि प्रदान की थी वो उन्होंने वापस लौटाकर इस आंदोलन का सूत्रपात किया तथा सेठ जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि को छोड़ दिया था। धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं समझता हूँ कि असहयोग आंदोलन से रिलेटेड सारे क्योरीज आपकी क्लियर हो गई होंगी, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई समझ में नहीं आए तो आप आपकी नोट शीट में क्वेश्चन लिख लें या कोई टॉपिक जहाँ भी आपको दिक्कत आ रही है जहाँ भी, वो आप नोट डाउन कर लें। जब भी हम पुनः मिलेंगे कोरोना काल के बाद तो फिर उन पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।